परवरिश, आपके पास परवरिश कैसे, हाउ यू अप्रोच्ड, और समर आपका क्या प्रोसेस था हाँ कहने का, कुछ हमें इसके पीछे की कहानी बताएं। कैसे आया परवरिश आपके पास, फिर मैं अपनी बताऊंगा। सर बड़ा मुश्किल टाइम मुश्किल अच्छा, टाइम था। परवरिश का सिलसिला देखिए, बेसिक आइडिया तो मैं आपको बताऊं कि फ़हद भाई का था, एंड ही हैड दिस आइडिया इन माइंड के एक बाप हो जो बाहर रह रहा हो और उसे कुछ परेशानियां वहाँ पे जनरेशन को देख के आए, एंड ही कम्स बैक और फिर देखते हैं क्या होता है। तो दिस बेसिक आइडिया वाज बाय फ़हद भाई। ये सर्कुलेट कर रहा था काफ़ी अरसे से प्रोडक्शन हाउस के अंदर। मायरी जब हम लोगों ने किया तो एक ब्यूटीफुल थिंग हैपेंड, समर हैपेंड, एना हैपेंड, ये सारी चीज़ें हुई, वो मैजिक चला। तो प्रोडक्शन हाउस कहता है कि अच्छा हम कुछ बनाते हैं जो समर और एना को लेकर बनाएंगे। अभी क्या बनाना है ये क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, मगर इनको लेके कुछ ना कुछ बनाना है। अब मायरी 2 नहीं बना सकते, तो आई ये वाली बात भी आई कि यार मायरी 2 बना दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं जो एक स्टांस क्रिएट कर चुका हूँ, जो मैं एक स्टैंड ले चुका हूँ, वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मैं उसको कंटिन्यू तो नहीं कर सकता। मैं क्या दिखाऊँ कि वो तलाक होने के बाद वापस आ गए, कोई हलाला कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स डू समथिंग एल्स जो इसी जनरेशन को केटर भी कर रही हो। हम जेनजी की भी बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो, तो परवरिश इसमें डेवलप होना शुरू हुआ। फिर किरण प्रोसेस के अंदर एंटर होती हैं, परिसा थी, फहद भाई थे, सब लोग एंटर होकर ये ड्रामा बनाना शुरू करते हैं। और ये था कि हमें ये करना है, आफ्टर 2 years हम बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। और इवेंचुअली आफ्टर हसरत मेरे पास ड्रामा नहीं है, और कभी मैं कभी तुम चल रहा है, तो हमारी स्लॉटिंग्स होती हैं कि कभी मैं तक कभी तुम के बाद बिग बैंग का एक और ड्रामा लगाना है, और हमारे पास ड्रामा नहीं है। और बदर भाई तो वहाँ बिजी हैं, वो फ़ौरन के फ़ौरन बना नहीं सकते, तो मीसम साहब ने बनाना है। अब मीसम क्या करें, उनकी जो स्क्रिप्ट आ रही है उनको तो समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा क्या करूँ। तो ऐसे में ही चैनल में डिस्कशन एक दिन हो रही थी, और उन्होंने कहा कि वाई नॉट परवरिश। तो मैंने कहा अभी तो उसकी 8 एपिसोड लिखी गई हैं, एंड इट्स नॉट क्लियर कि अभी वो हमने 7 PM स्लॉट के लिए करना है या 8 PM स्लॉट के लिए करना है, क्या करना है हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं करते हैं। तो मैंने ठीक है, मैं जाके पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ी, एंड डिस्कशन तो हुई थी उसके ऊपर ऑब्वियसली, मगर पढ़ने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा यार हाँ, ये तो करना है, इसको बनाते हैं। और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, और जल्दी जल्दी कास्टिंग्स और सारी चीज़ें। तो 2 लोग तो मुझे बहुत क्लियर थे, अगर मैं बात करूँ, समर और एना तो हमें क्लियर थे। मतलब वो पहली चॉइस आपकी दोनों ये शुरू से? ये तो क्लियर थे कि भाई ये 2 कैरेक्टर्स तो हमारे पास हैं। एना का मैं बताता हूँ, थोड़ा सा उसमें हुआ क्योंकि उसकी डेट्स और उसकी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बिजी चल रही थी। बट समर का तो मुझे क्लियर था कि फर्स्ट हमारी किसी की भी बात में ये था ही नहीं कि यार कोई और होगा। हमारा ये था कि ये कैरेक्टर तो वली का समर, क्योंकि वो डिज़ाइन इसको लेके किया गया था, म्यूज़िक का उसका बैकग्राउंड, उसकी सारी चीज़ें, तो वो डिज़ाइन ही किया गया था कि यार समर म्यूज़िक के साथ अटैच है, हमने करना है, और ये समर ही कर सकता है। और कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। येस, पीपल कैन डिबेट दैट आशिर कैन डू दिस थिंग, would love to, he's wonderful person, he is very good माशाल्लाह, मगर somehow मुझे पिक्चर सबको क्लियर थी कि नहीं, दिस इज समर। फिर हमने कुछ पुराने लोगों को उठाया, जिसमें नुमान भाई थे, नोमी भाई, मुझे दोबारा काम करना था, क्योंकि नोमी भाई के साथ मैंने बहुत छोटा काम किया था मायरी के अंदर। इट वाज ओनली 15 एपिसोड और 16 एपिसोड। मैंने कहा यार इज़ाफ़ा ज़रा हम बड़ा करते हैं इसको, एंड वो फिर शामिल हुए। फिर 7 को हमने पीछे से शामिल किया, और फिर वो दूसरी कास्टिंग वगैरह सारी चीज़ें होती रही, उसमें हम बात करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा हुआ परवरिश का। उसके बाद फिर बहुत सारे रोल्स ऐसे थे, क्योंकि सिर्फ ये नहीं था कि वली का रोल और माया का रोल ही ड्रामे के अंदर कहानी को आगे बढ़ा रहा हो। कहानी में समीर का जो कैरेक्टर था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, अमल का कैरेक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, और एज अप्रोप्रिएट लोग मुझे चाहिए थे। आनिया का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था। नूरे मायरी पे मेरे सामने आई थी, और उस टाइम चूँकि मैं आना को कास्ट कर चुका था, तो वो बच्ची मुझे बड़ी उसमें लगा था कि यार वो पता नहीं, वो खामोश खड़ी भी रहना, तो वो कुछ चेहरा उसका कह रहा होता है, उसकी आंखें बोल रही होती हैं। तो मुझे फ़ौरन हुआ कि यार आनिया का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके की वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, जिस तरीके की वो एनजाइटी से गुजर रहा है, आई थिंक नूरे इज़ परफेक्ट फॉर दैट थिंग। फिर अमल के लिए बड़ी वो हमने शुरू में ये भी सोचा था कि अमल को हम मेन हीरोइन के तौर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये करते हैं। मुझे तो 2 चीज़ें, हाँ, प्रॉपर लव ट्रायंगल कर देते हैं। और 2 चीज़ें मुझे हुई, और मैंने किरण से भी डिस्कस किया, और हमने कहा कि यार नहीं, एक तो कज़न मैरिज में अवॉइड करना चाह रहा था कि यार ये बहुत हो गया, आई थिंक अब हमें इसको चेंज करना चाहिए।
दूसरा रीज़न ये था कि अच्छा भाई प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई किसी को पसंद करता हो ये एंगल क्यों नहीं दिखाते हैं। ज़रूरी है कि वो टॉक्सिसिटी पैदा करे दूसरे रिलेशनशिप में, या वो उसके उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। एक सिंगल साइडेड एक चीज़ पसंद करने की भी तो हम दे सकते हैं लोगों को, यार ये भी होती है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, और आप हील होते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ एक दो, कभी कोई ऑडिशन कभी कोई ऑडिशन, और सडनली मुझे कहा कि वो एक रेहाम रफ़ीक आ रही हैं। अच्छा, रेहाम से मेरी एक मुलाकात हो चुकी थी सिनेमा के अंदर एक मूवी देखते हुए, तो वो मुझे याद भी नहीं थी, बहुत टाइम हो गया था। ये आई और बैठी, उसने बातचीत शुरू की, और मैं देख रहा हूँ ये बोल रही है क्योंकि मुझे ये पता था कि अमल का कैरेक्टर बोलता है और वो बड़ा मज़ेदार उसका तरीका है। और मैंने फ़ौरन स्क्रिप्ट मंगवाया, मैंने कहा याद भी नहीं करो, एक काम करो ज़रा स्क्रिप्ट रीड कर लो। उसने स्क्रिप्ट रीड किया और मैंने कहा डन है, इसको चश्मा देते हैं, नैना वाली लुक पे लेके जाएंगे। वो याद है वो फला फिल्म के अंदर दीपिका ने किया था, तो उसने कहा अच्छा। मैंने उसी वक्त चश्मा मंगवाया, मैंने कहा चलो ज़रा ये लगाओ और देखो, और मैंने कहा यार ये तो परफेक्ट है, ठीक है हम इसको रख लेते हैं। अबुल मेरे जहन में था ही था, क्योंकि उसकी इंस्टा, उसकी यूट्यूबिंग और ये सारी चीज़ें, तो मुझे जो समीर में नज़र आया था कि एक ऐसा लड़का जिसका, क्योंकि लोग ये भी ना समझें कि वो सिर्फ कॉमिक एंगल के लिए यहाँ पे ड्रामे के अंदर मौजूद है, उसका एक सीरियस क्राफ्ट में मौजूद है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी स्वीटनेस, उसकी क्यूटनेस, उसकी सारी चीज़ें मौजूद हों, और वो कराची की लैंग्वेज को और कराची के ह्यूमर को समझता हो। पंजाब का ह्यूमर अलग है, कराची का ह्यूमर अलग है, तो मैंने कहा यार इसके लिए मुझे कोई अर्दी ही ऐसा बंदा चाहिए आपको, और मुझे अबुल मिल गया। मैंने कहा बस ये तो परफेक्ट टीम, ये 5 तो हो गया हमारे। फिर हलीमा इसके अंदर ऐड होती है कि ऐना की बहन चाहिए, अच्छा उसको करना ही करना है। ऐना हमारे साथ शामिल हो गई थी, कुछ डेट्स के मसले चले थे, मगर फिर उसके बाद फाइनली हमारे साथ प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। तो ये 5 जो ब्लॉक हो गए तो हम बड़ों की तरफ जाने लगे। उमैर भाई से भी बात हुई थी नुमान भाई वाले कैरेक्टर के लिए, मगर वो नहीं हो सकी, कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें फंस गई। साथ को हमने करना था, साथ को मैं मायरी में इतना नेगेटिव कर चुका था कि साथ कहता था मीसम भाई कुछ तो ऐसा करा मेरी वो नेगेटिव वाली इमेज खत्म हो जाए। मैंने कहा बेफिक्र इस बार आप हो जाएंगे। 2 लोग बहुत ट्रिकी थे मेरे लिए, शहीद का कैरेक्टर और सादिया का कैरेक्टर। अब जाके आपको शहीद के कैरेक्टर में समझ में आएगा क्यों वो ट्रिकी इसलिए थे कि मुझे पता था कि इनसे लोग शुरू की एपिसोड में नफरत करेंगे, और शहीद से तो ऐसी नफरत करेंगे कि बस सही कह रहे हैं आप। और मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे सके कि जब वो आर्क उसका शिफ्ट हो और वो बदले, तो उसकी एक्टिंग इतनी पावरफुल हो कि लोग भूल जाएं कि यार ये हमसे इतनी नफरत कर देते हैं, और वो उससे प्यार करने लगें, और वो उसके साथ जाने लगें, और अप्रिशिएट करने लगें कि व्हाट इज़ ही डूइंग। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ट्रिकी चैप्टर था, ये चैप्टर फिर ऑनर किलिंग की तरफ हो जाता है। हम ये बात को अंदाज़ा नहीं करते कि अगर आप यही वाली सोच देते रहे ना कि एक बाप की मर्ज़ी पूरी नहीं हो रही है और वो मारपीट पे आ चुका है, वो हाथ उठा चुका है, तो खुल गया है, अब उसके बाद के स्टेप्स हैं फिर। तो मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी था कि ट्रांसफॉर्म करना है ना अपने आप को, तो अगर तुमने गलत भी किया है तो उसको सही करना शुरू करो, फिर समझने वाले लेवल पे आना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना शुरू। तो आई नीडेड एन एक्टर जो पक्का हो। ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री में बहुत सारे, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को लेता तो उनकी इमेज पब्लिक के जहन में बनी हुई है पहले से, एक स्क्रीन एज उनकी है। तो मैंने कहा थिएटर से किसी को पकड़ता हूँ। नज़र मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम थिएटर बहुत साथ कर चुके थे, और फिर ये वाली बात थी कि यार तू टीवी करता है तो मुझे नहीं लेता। तो मैंने कहा नहीं, शिकवा भी पूरा करते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारी एक ही वाली चीज़ें भी कि हम रेगुलर चेहरा देखते हैं जो आम सा हो, तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं कि यार इसको क्यों ड्रामे में लिया जा रहा है। तो नज़र के साथ शायद नाकाम करने की एक वजह ये भी थी कि एक तो मुझे उसके पोटेंशियल का कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा था, और जो उसके पोटेंशियल का कैरेक्टर नज़र आ रहा था वहाँ से मुझे ओके नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके अंदर। इस बार हुई इस वाले में, या इस बार आसानी हुई? थोड़ी सी थी, थोड़ा सा हेजिटेंस। अच्छा, मैं उसको ये कहूँगा कि उस वो झिझक गलत भी नहीं थी। झिझक इसलिए गलत नहीं थी, देखें आप ऐसे देखें कि मैं तो जानता हूँ नज़र क्या है, मगर दूसरे लोगों को नहीं पता, तो वो थोड़ा सा झिझकेंगे कि यार पता नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मेन कैरेक्टर है यार, क्या कर रहे हो यार, किसको ले रहे हो। बट उन्होंने ट्रस्ट किया। मैं प्रोडक्शन हाउस को भी सपोर्ट करूँगा। प्रोडक्शन हाउस में फहद भाई ने, डॉक्टर साहब ने, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मीसम अपनी कास्टिंग पे जाओ, इफ़ यू थिंक कि ये सही है हम बात कर लेंगे, हम देख लेंगे। फिर बख्तावर, अब सादिया का कैरेक्टर भी एक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। मैंने कहा यार अगर मैं पेयर बना रहा हूँ तो ऐसा पेयर बनाऊँ जो नहीं आया स्क्रीन पे कभी,
और बख्तावर मेरी बैचमेट थी नैपा के अंदर, और एक खेल हुआ था खामोशी अदालत के नाम से, बीनारे का उसमें कैरेक्टर सेकंड ईयर के अंदर बख्तावर ने किया था। उसमें एक मोनोलॉग था जो तकरीबन 15 मिनट का मोनोलॉग था जो एंड पे आता है, और उसमें एक सिचुएशन ऐसी थी कि सारी चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं और सिर्फ एक कैरेक्टर है जो स्पॉट के अंदर है और बाकी सब फ्रीज़ हुए में अपनी पोजीशन में, और वो अपनी कहानी अपना मोनोलॉग पूरा पेश कर रहा है। तो मुझे आज भी याद है बख्तावर वो मोनोलॉग करती थी, 15 दिन परफॉर्मेंस चली थी, और हम फ्रीज़ होते थे और हमारे आंसू बह रहे होते थे और हम हिल नहीं सकते। पावर ऑफ हर डायलॉग डिलीवरी एंड एक्टिंग वाज सो इंटेंस कि मुझे लगता था यार ये तो परफेक्ट है, क्योंकि जो सादिया ने स्टैंड लेना है ना उसके लिए मुझे एक पावरफुल मोमेंट चाहिए। और मुझे सिर्फ बख्तावर में सिर्फ मैं अच्छी बात बताऊं कि वो एक मोमेंट था जिसकी वजह से मुझे बख्तावर चाहिए थी, वरना पूरे ड्रामा मुझे पता है मैं किसी से भी गिरा था। वो मोमेंट जो था ना मुझे चाहिए था कि यार कोई ऐसा परफॉर्मर जो उस मोमेंट एसेंस को कैप्चर कर सके, एसेंस को दे दें मुझे। तो मुझे लगा कि यार बख्तावर, और एक चैलेंज भी था कि अच्छा थिएटर एक्टर्स को लाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ब्लेंड करते हैं क्या होगा। तो ये लोग ऐसे मेरे पास आ गए। फिर शमीम आपा, दादा दादी, परफेक्ट जोड़ी है, परफेक्ट जोड़ी। लेकिन और ये भी था कि स्क्रीन पे इतना ज़्यादा वो जोड़ी ऐसे आई नहीं। आज इत्तेफाक से हम लोगों ने जब शुरू किया तब मीम से मोहब्बत इतना आया नहीं था। जब वो आया तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार दादा का वैसे ही हो गया। अच्छा, हाँ, तो हमें थोड़ा सा इसीलिए अगर आप शुरू में देखें, शुरू में दादा ने थोड़े से शेर पढ़े, आगे नहीं पढ़े आगे रोक दिए, क्योंकि जब मैंने देखा मैंने कहा अरे अर्शद साहब आप वहाँ पे भी शेर व शायरी I never thought that. Yeah, you're right. हाँ. तो वो मुझे थोड़ा सा माइनस कराना पड़ा। मैंने कहा अब थोड़ा सा कम कर लेते हैं, वरना बिल्कुल वहाँ सेम हो जाए। और हालांकि दो प्रोजेक्ट्स का कुछ आपस में ताल्लुक नहीं है, बट लोग फिर मगर लोग फिर भी वो बोलते हैं, वो बोलते कि यार तुमने सेम कैरेक्टराइजेशन। बहरहाल खैर वो अरशद साहब मेरे टीचर थे नैपा के अंदर, उनसे बात की तो कहने अरे अब तुम मुझे डायरेक्ट करो मैं सर आप इजाज़त देंगे तो कर लूँगा, वरना खामोशी से बैठ जाऊँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं। फिर वो उनके साथ तो एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी। शमीम आपा के साथ मेरा पहला काम था, एंड वाओ व्हाट अ वुमन, यार क्या खातून है वो, लव है वो, और बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। उनको कॉन्सेप्ट सुनाया, उनको बहुत पसंद आया, उनको वो आइडिया बहुत पसंद आया। फिर हमारे पास समन अंसारी हैं। समन का मैंने एक जासूसी दुनिया एक खेल देखा था जो नैपा में हुआ था, खालिद अहमद साहब ने डायरेक्ट किया था। तो वहाँ वो एक खातून थी जो एक पुरानी एक्ट्रेस का कैरेक्टर कर रही थी और बहुत उर्दू बोलती हैं और वो साड़ी पहनती हैं और ये वो। तो मुझे था कि यार जिस तरह के पना के कैरेक्टर को मैंने डिज़ाइन करना है कि एक उर्दू बोलने वाली घर की सोफिस्टिकेटेड नर्म मिजाज धीमा लहजा ठहराव समन ऐसा। ऑल्दो समन वाज लिविंग इन यूएस, तो एक बड़ा ये वाला आया कि यार वो तो यूएस में रहती है, तुम उसको ले रहे हो इस कैरेक्टर के लिए, वो देसी कैसे लगेगी। मैंने कहा वो मुझे पता है, वो मेरा काम है, हम देख लेंगे उसे कर लेंगे। साथ का तो था ही था कि ये तो होना ही होना है हमारे साथ। एंड फिर एक महानूर फंस गई थी मुझे कि महानूर की कैरेक्टर आपको नहीं पता, हम तो शूट स्टार्ट कर चुके थे। अच्छा, और महानूर फाइनल नहीं हुई थी? महानूर नहीं थी हमारे पास। ओह गॉड, ओके। एक से कुछ से किसी से बात हुई थी, लेकिन वो बात कुछ फाइनल नहीं हो पा रही थी। और मुझे एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जिसके पास वो एक्सपोजर मौजूद हो कि वो वेस्ट की लाइफ को भी अंडरस्टैंड करती हो और यहाँ की डायनेमिक्स को भी अंडरस्टैंड करती हो और इंटेलिजेंटली प्ले कर सके, इमोशनली प्ले ना, ग्रेस अलग मौजूद हो। अब मैं ढूंढे जाऊँ, अच्छा इसको सवेरा जी मेरे जहन में बिल्कुल थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन सिर्फ ये था कि यार सवेरा जी ने और नुमान भाई ने ना अभी पीछे बैक टू बैक 2-3 ड्रामे किए हैं, तो यार मैं सेम पेयरिंग के साथ आ जाऊँगा। ऑल्दो आई बिलीव कि वो एक्टर्स बहुत, और फाइनली यही हुआ कि फाइनल कॉल ये थी कि यार देखो एक्टर तो अच्छे हैं, जब नुमान भाई अपनी स्किन से निकल के दूसरी स्किन में जा सकते हैं तो सवेरा जी भी जा सकती है, कोई मसला नहीं होगा। अब सवेरा जी से बात कौन करे, क्योंकि वो मुश्किल काम, खैर वो भी हुआ। एंड यस मेरी पहली गुफ्तगू के अंदर उन्होंने मुझसे बहुत ट्रिकी 3 सवाल किए कि मुझे इसका बताओ मैं ही क्यों। मैंने कहा ठीक है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, और आप यूँ कि मुझे एक इंटेलिजेंट एक्टर चाहिए एंड आई नो यू फ्रॉम माई थिएटर बैकग्राउंड, क्योंकि आपका भी जो थिएटर बैकग्राउंड है, अजूब का मलिया जी, शाहिद नदीम साहब, तो मुझे पता है कि यार वो चीज़ आप समझ सकती हैं और वो बारीकियाँ या वो न्यूएंसेस वो आप प्ले कर सकती हैं। आप इमोशन ड्रिवन नहीं होंगी कैरेक्टर के अंदर, आप उसकी इंटेलिजेंस को रखते हुए चलेंगी। एंड फिर वो मान गई,
बहुत जल्दी जल्दी उन्हें सेट पे आना था, वो उसके लिए भी राज़ी हो गई एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर